नमस्कार। आज हमारे पास जो लेख और रिपोर्ट हैं, उनमें एक बहुत दिलचस्प धागा कॉमन है। बड़े बड़े वादे, महत्वाकांक्षी योजनाएं और जमीनी हकीकत के बीच का एक गहरा फासला। हाँ, और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारी कोशिश इन स्रोतों में छिपे सबसे महत्वपूर्ण विचारों को निकालने की है, ताकि ये समझा जा सके कि भारत और दुनिया में इस वक्त जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उनकी असलियत क्या है। और ये फासला हमें हर जगह दिखेगा, चाहे वो भारत को एक रिसर्च सुपर पावर बनाने का सपना हो या हमारे शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिद हो। या फिर जमीनी स्तर पर शासन को लोगों के हाथ में देने का वादा। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे अच्छे इरादों वाली योजनाएं भी कभी-कभी हकीकत की दीवार से टकराकर रह जाती हैं। और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे कि कैसे देश एक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं जो उनकी अंदरूनी सच्चाई से बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए शुरुआत भारत के सबसे बड़े सपनों में से एक से करते हैं, विकसित भारत बनने का सपना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इनोवेशन और रिसर्च सबसे जरूरी है। लेकिन एक लेख कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखता है जो इस सपने पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेख कहता है कि दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन दुनिया के कुल रिसर्च आउटपुट में हमारा हिस्सा सिर्फ 3% है। ये आंकड़ा तो बहुत चौंकाने वाला है। ये वाकई में चौंकाने वाला है, और जब हम इसके पीछे के कारणों को देखते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। असल कहानी खर्च के पैमाने में छिपी है। खर्च के पैमाने में? हाँ, भारत अपनी जीडीपी का महज 0.6 से 0.7% ही रिसर्च और डेवलपमेंट यानी आरएनडी पर खर्च करता है। सिर्फ 0.7%? हाँ, अब इसकी तुलना उन देशों से कीजिए जिन्हें हम इनोवेशन का पावर हाउस मानते हैं। चीन 2.4%, अमेरिका 3.5% और इजराइल तो 5.4% से भी ज्यादा खर्च करता है। ये जमीन आसमान का अंतर है। एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। मुझे इसी लेख में एक और तुलना मिली जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें चीनी टेक कंपनी हुआवे का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो हुआवे वाला उदाहरण। 2023 में अकेले उस एक कंपनी का आरएनडी पर खर्च पूरे भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कुल आरएनडी खर्च से ज्यादा था। एक अकेली कंपनी का, सोचिए, यही तो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। तो ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम की समस्या है। देखिए, विकसित देशों में आरएनडी का 2/3 से ज्यादा खर्च निजी क्षेत्र से आता है। हमारे यहाँ उल्टा है, लगभग 64% खर्च सरकार करती है। इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे एकेडमिक संस्थानों के बीच एक गहरा डिस्कनेक्शन है। बिल्कुल। जो रिसर्च लैब में हो रहा है वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्या इसका समाधान सिर्फ आरएनडी पर ज्यादा पैसा खर्च करना है? क्योंकि भारत में अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि फंड तो आ जाते हैं, पर वो नौकरशाही में फंस कर रह जाते हैं। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और लेखक भी इसी बात पर जोर देते हैं। सिर्फ पैसा बढ़ाना एक खोखले पाइप में पानी डाले जैसा होगा। असल समस्या पैसे के साथ साथ उस पूरे ढांचे की है। मतलब ब्रेन ड्रेन और लालपीताशाही जैसी समस्याएं। हाँ, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में महीनों, कभी-कभी सालों लग जाते हैं। ब्रेन ड्रेन एक बड़ी सच्चाई है। तो लेखक का सुझाव दो तरफा है। क्या सुझाव है? एक, खर्च को अगले 5-7 सालों में जीडीपी का कम से कम 2% तक ले जाना जरूरी है। और दूसरा, इस पैसे को मिशन मोड में कुछ खास क्षेत्रों पर केंद्रित करना होगा, जैसे सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन एनर्जी। और इन मिशंस को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से आजाद करना होगा। ये विश्व स्तरीय बनने की चाहत सिर्फ आरएनडी तक ही सीमित नहीं है ना? हमारे शहरों को लेकर भी ऐसी ही बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं। और आजकल विश्व स्तरीय शहर का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है चमचमाती मेट्रो। हाँ, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी मदुरई और कोयम्बटूर जैसे शहरों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट की मांग की थी। लेकिन एक लेख ये सवाल पूछता है कि क्या इन शहरों को वाकई मेट्रो की जरूरत है? ये एक बहुत ही जरूरी बहस है। पिछले 15 सालों में भारत के शहरी विकास के लिए जो भी फंड मिला है, उसका लगभग 40% हिस्सा सिर्फ मेट्रो परियोजनाओं पर खर्च हुआ है। 40%? हाँ, लेकिन नतीजा क्या है? ज्यादातर शहरों में मेट्रो से शहर की कुल दैनिक यात्राओं का केवल 5 से 12% ही पूरा होता है। सिर्फ 5 से 12%? ऐसा क्यों? इसकी वजह हमारे शहरों की बनावट है। भारत की लगभग 90% वर्कफोर्स अनौपचारिक क्षेत्र में है। इन लोगों की औसत यात्रा सिर्फ 4-5 किलोमीटर की होती है, जबकि मेट्रो तो लंबी दूरी के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन क्या हम इस तर्क में एक चीज नजरअंदाज कर रहे हैं?
कई लोग मानते हैं कि मेट्रो सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक निवेश है। ये शहरों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। यह एक बहुत वाजिब सवाल है और लेख इस पर भी गौर करता है। भविष्य का निवेश जरूर है, लेकिन सवाल प्राथमिकता और लागत का है। लागत कितनी आती है? 1 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाने में 300 से 900 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। 900 करोड़? और आज तक भारत की कोई भी मेट्रो अपने टिकटों की बिक्री से अपनी लागत नहीं निकाल पाई है। उन्हें चलाने के लिए सरकारों को भारी सब्सिडी देनी पड़ती है। और ये पैसा कहाँ से आता है? अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ पानी जैसी ज्यादा जरूरी चीजों के बजट से काटकर। मतलब हम एक ऐसे समाधान पर अरबों खर्च कर रहे हैं जो शहर के सिर्फ 10% लोगों के काम आता है, जबकि बाकी 90% की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। बिल्कुल। इसीलिए लेखक का तर्क है कि मदुरै और कोयम्बटूर जैसे टियर 2 शहरों के लिए कहीं बेहतर, सस्ते और ज्यादा असरदार विकल्प मौजूद हैं। जैसे तेज और लगातार चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क, बसों के लिए समर्पित लेन, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते और ऑटो रिक्शा और शेयर्ड मोबिलिटी का एक एकीकृत सिस्टम। ये समाधान न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि इन्हें बहुत जल्दी लागू भी किया जा सकता है। और ये शहर के हर नागरिक के काम आएंगे, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के। तो एक तरफ हम विश्व स्तरीय शहरों की बात कर रहे हैं, जहां शायद ऊपर से तय की गई योजनाएं जमीनी जरूरतों से मेल नहीं खाती। चलिए अब एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां इसका ठीक उल्टा हो रहा था। एक जमीनी मॉडल जो वाकई काम कर रहा था। हाँ, लेकिन उसे भी ऊपर से लिए गए एक फैसले ने पटरी से उतार दिया। हम बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ, बिहार में हर घर नल का जल और पक्की नाली गली जैसी योजनाओं में जो सुधार दिखा, उसकी काफी चर्चा हुई। और इस सफलता का राज था विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। क्या किया था सरकार ने? सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और लगभग 1.1 लाख वार्ड सदस्यों को सीधे उनके वार्ड में काम लागू करने की जिम्मेदारी और पैसा दे दिया। हर वार्ड को करीब 20 लाख रुपए सीधे दिए गए। और इसका असर क्या हुआ, खासकर महिला सशक्तिकरण पर? क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत सी महिला वार्ड सदस्य थी। असर जबरदस्त था। 55,000 से ज्यादा महिला वार्ड सदस्यों के हाथ में पहली बार सीधे वित्तीय अधिकार आए। इससे जमीनी स्तर पर एक नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा हुई। अच्छा। एक दिलचस्प आंकड़ा है कि 2016 से 2021 के बीच वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई, जबकि मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा कम हुई। ये दिखाता है कि असली ताकत नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही थी। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, इस सबल सिस्टम पर ब्यूरोक्रेटिक नजर पड़ी। मई 2023 में इस मॉडल को अचानक बदल दिया गया। क्यों? आधिकारिक कारण बताया गया भ्रष्टाचार और रखरखाव की चिंताएं, और ये कहकर सारा नियंत्रण वार्ड सदस्यों से छीनकर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी PHED के अधिकारियों को सौंप दिया गया। लेकिन क्या यही असली वजह थी? लेख का विश्लेषण इशारा करता है कि ये सिर्फ प्रशासनिक चिंता नहीं थी, ये जमीनी लोकतंत्र और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के बीच की एक क्लासिक रस्साकशी है। जब 1.1 लाख लोग सीधे वित्तीय फैसले लेने लगे, तो शायद ये स्थापित ब्यूरोक्रेटिक ढांचे के लिए एक चुनौती बन गया। यानी एम्पावरमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि वो सिस्टम के लिए ही एक तरह का खतरा बन गई। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। इसका जमीन पर क्या असर हुआ है? असर सीधा और नकारात्मक है। लेख के अनुसार नल जल कनेक्शन का विस्तार लगभग रुक गया है। रुक गया है? हाँ, वार्ड के बैंक खाते खाली पड़े हैं और वो वार्ड सदस्य जो कल तक अपने इलाके के हीरो थे, आज निराश और शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। ये बिहार में जमीनी विकास की उस पूरी कहानी को कमजोर करता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालते हैं तो वहां भी देश एक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो उनकी अंदरूनी सच्चाई से बिल्कुल अलग हो सकती है। म्यांमार इसका एक सटीक उदाहरण है, जहाँ की सैन्य सरकार चुनाव करा रही है। इसे चुनाव कहना भी शायद सही नहीं होगा। बिल्कुल। एक लेख इसे दिखावटी या एक शैम कहता है, क्योंकि देश के आधे से भी कम हिस्से पर सैन्य सरकार यानी जुंटा का नियंत्रण है। और विपक्षी पार्टियां 2020 के चुनावों के विजेता आंग सान सूकी की पार्टी NLD समेत कोई भी बड़ी विपक्षी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं ले रही है। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वैधता हासिल करने की एक कोशिश है, जबकि देश एक भयानक गृह युद्ध से गुजर रहा है। ऐसे में इन तथाकथित चुनावों का समर्थन कौन कर रहा है? कुछ गिने चुने देश जैसे रूस, बेलारूस और सबसे महत्वपूर्ण चीन। चीन का रुख यहाँ बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि अपने भू आर्थिक हितों के लिए, खासकर हिंद महासागर तक सीधी पहुंच बनाने के लिए, वो अब जुंटा के साथ खड़ा है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शों से ज्यादा व्यावहारिक हित हावी रहते हैं।
म्यांमार में जहां रिश्ते हितों पर टिके हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जिसके साथ भारत के रिश्ते सिर्फ आज के हितों पर नहीं बल्कि सदियों पुरानी साझा विरासत पर भी टिके हैं, ईरान। बिल्कुल। भारत और ईरान के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईरान के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता और भारत के ऋग्वेद में भाषा और पौराणिक कथाओं में अद्भुत समानताएं हैं। और सदियों तक फारसी भाषा तो यहाँ दरबार की भाषा रही। हाँ, ये सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी दोनों देशों के बीच भरोसे का एक मजबूत आधार है। और आज के दौर में यह रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है? आज इसके रणनीतिक और आर्थिक पहलू बहुत अहम हैं। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान की जरूरत है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह का विकास और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। ये कॉरिडोर तो एक गेम चेंजर हो सकता है ना? बिल्कुल, ये भारत को ईरान और मध्य एशिया के रास्ते रूस से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो स्वेज नहर के पारंपरिक समुद्री रास्ते से लगभग 40% छोटा और 30% सस्ता है। तो ईरान के साथ भारत के रिश्ते भविष्य की संभावनाओं पर टिके हैं, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो अपने विशाल संसाधनों के बावजूद अपने भविष्य को संवार नहीं पा रहा। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था तबाह है। ये विरोधाभास क्यों? इसे क्लासिक संसाधन अभिशाप यानी रिसोर्स कर्स कहते हैं। इसकी एक वजह तो तकनीकी है। वेनेजुएला का ज्यादातर तेल एक्स्ट्रा हेवी है, जिसे निकालने और रिफाइन करने में बहुत खर्च और उन्नत तकनीक लगती है। और सालों के कुप्रबंधन और अमेरिकी प्रतिबंधों ने हालात और खराब कर दिए होंगे, जरूर। लेकिन असली संसाधन अभिशाप ये है कि तेल की इस अकूत दौलत ने वेनेजुएला को अपनी अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों को विकसित करने से ही रोक दिया। एक तरह की निर्भरता की संस्कृति बन गई। मतलब उन्होंने कभी तेल से आगे देखने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल। जब तेल की कीमतें ऊंची थीं, तब सब ठीक था, लेकिन उन्होंने उस पैसे को दूसरे उद्योगों, कृषि या टेक्नोलॉजी में नहीं लगाया। और अब जब उत्पादन गिर गया है और प्रतिबंध लगे हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था ढह गई है। ये दिखावा बनाम हकीकत का जो विरोधाभास हमने वेनेजुएला या म्यांमार में देखा, उसका एक रूप हमें भारत के अंदर भी देखने को मिलता है, खासकर जब बात सांकेतिक राजनीति की आती है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रिसमस पर चर्च जाने वाले संपादकीय की बात कर रही हैं। हाँ, जिसे अल्पसंख्यक समुदाय में भरोसा जगाने वाले एक अहम कदम के तौर पर देखा गया। हाँ, लेकिन लेख का मुख्य तर्क ये है कि ऐसे सांकेतिक कदम खोखले प्रतीकवाद बनकर रह जाते हैं अगर उन्हें जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का साथ ना मिले। लेख में कुछ उदाहरण भी दिए गए। हाँ, लेख असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी कई जगहों पर ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा और चर्चों में तोड़फोड़ की घटनाओं का हवाला देता है और कहता है कि इन मामलों में कोई ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। तो ये वही टॉप डाउन डिस्कनेक्ट वाली बात हो गई जो हमने बिहार के मामले में देखी थी कि दिल्ली से एक संदेश दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो राज्यों में, जिलों में, थानों तक पहुंच भी रहा है? लेख यही क्रूशल सवाल उठाता है। अगर देश के सबसे ऊंचे पद से सद्भावना का संदेश आने के बाद भी जमीनी स्तर पर हिंसा करने वालों को कानून का कोई डर नहीं है, तो ये दो ही बातें बताता है। या तो संदेश कमजोर है, या फिर उसे गंभीरता से लागू कराने का कोई इरादा ही नहीं है। और तब प्रतीकवाद सिर्फ एक अच्छी तस्वीर बनकर रह जाता है, वो जमीन पर किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं बनता। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि चाहे भारत में R&D का इकोसिस्टम बनाना हो, शहरों के लिए सही विकास मॉडल चुनना हो या समाज में सद्भाव बनाना हो, सबसे बड़ी चुनौती उस फासले को पाटने की है जो बड़ी सोच और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद है। इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर एक ही पैटर्न उभरता है। महत्वाकांक्षाएं रखना या प्रतीकात्मक इशारे करना आसान है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने के लिए लगातार, ईमानदार और ढांचागत प्रयास की जरूरत होती है। सिर्फ घोषणाओं से ना तो इनोवेशन आता है, ना ही सुरक्षित समाज बनता है। और आज के श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। इन लेखों के साथ हमें 1925 और 1975 के आर्काइव्स से भी कुछ अंश मिले। लगभग 100 साल पहले एक रिपोर्ट कोयला खदानों में मजदूरों की भयावह स्थिति पर थी। और 50 साल पहले एक प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में भारतीय अंग्रेजी साहित्य को एक विषय के तौर पर जगह दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दिलचस्प है कि आज की कौन सी चुनौतियां, जिन्हें हम शायद विकसित भारत और विश्व स्तरीय शहरों के शोर में नजरअंदाज कर रहे हैं, 50 या 100 साल बाद के विश्लेषकों को हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे। नमस्कार। आज हमारे पास जो लेख और रिपोर्ट हैं, उनमें एक बहुत दिलचस्प धागा कॉमन है,
बड़े बड़े वादे, महत्व